एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कोविड वैक्सीनेशन की। तो कोरोना वैक्सीनेशन से पहले सीएम योगी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। जिले के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ लहजे में चेतावनी दी कि अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती जाएगी तो संबंधित अधिकारी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसे सामूहिक गलती मानी जाएगी। वहीं इस पर सीएम योगी ने नाम न लेते हुए अखिलेश यादव के बयान पर भी पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ नेताओं के बयानों पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी। अगर शिकायत होगी और कहीं भी किसी ने इसके नाम पे अनावश्यक रूप से नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास किया तो जिलाधिकारी और सीएमओ की सामूहिक जिम्मेदारी उस संबंधित जनपद के अंदर इसके लिए मानी जाएगी। इसलिए पहले से ही उस प्रकार के लोगों की तैनाती, उस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे देना और किसी को भी इसका उल्लंघन न करने दें, इसके बारे में हम लोग तय कर लें। जिन लोगों के मन में नकारात्मकता है, जो लोग केवल हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, नकारात्मक ही करते रहे हैं और करेंगे, वे लोग और उनसे जुड़े हुए लोग भी तमाम प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करेंगे। उन अफवाहों पे ध्यान न दें। इसके लिए हम लोग पहले से ही जागरूकता का कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार से लोगों में अवेयरनेस के एक विशेष कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लखनऊ में हुई अहम बैठक के बाद प्रदेश में वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया की सिलसिलेवार जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन 3 चरणों में पूरा होगा और अगले 1 हफ्ते में इसको लेकर हर जिले के स्थानीय प्रशासन को अपनी तैयारियां दुरुस्त कर लेनी होंगी। प्रथम चरण में प्रदेश के 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को हमें इस वैक्सीन को उपलब्ध करवाना है। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं होंगी, जिसमें समस्त सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में कार्यरत जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, ये सम्मिलित हैं। आपके सामने पहले से स्पष्ट है, इसको आप नोट कर लें और इसको पूरी उसके साथ इसको वहाँ पे अपने ज़िले के अंदर पहले से इसको तैयारी कर लें। दूसरे चरण में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इन पर इन्हें वैक्सीन दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्य और केंद्र, जो केंद्रीय हमारे पुलिस बल हैं, उनसे जुड़े हुए सशस्त्र बल, होमगार्ड, जेल कर्मी, आपदा प्रबंधन और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए या नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ता, जिन्होंने आपके इस पूरे अभियान में एक सहयोगी की भूमिका में काम किया है। आपके यहाँ पहले से उसकी सूची बनी हुई है। इसके साथ ही राजस्व विभाग के वे कार्यकर्ता जिन्होंने सर्विलांस में और कंटेनमेंट जोन के समय सक्रिय योगदान किया है और जिनकी भूमिका भी रहेगी पूरे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में। तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 50 वर्ष से कम में वे लोग आएंगे जो डायबिटीज, सांस रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप या आदि किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। उन लोगों पर टीकाकरण होना है और ये आपने सूची अपने अपने जनपदों में पहले से ही बना करके उसको वेरीफाई कर लें। प्रथम तो कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आज से पूरे देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल शुरू कर दिया गया, जिसमें प्रदेश का पूरा स्वास्थ्य अमला ही नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वैक्सीनेशन के ड्राई रन का निरीक्षण किया। कोरोना की वैक्सीन लगवाने की रिहर्सल कर रहे ये हैं गोरखपुर के सीएमओ सुधाकर पांडे और ये तस्वीरें हैं गोरखपुर के जिला महिला अस्पताल की, जहां पूरे प्रदेश के साथ कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन की विधिवत शुरुआत हो गई। कुछ दिन पहले लखनऊ में ड्राई रन कराया गया था प्रयोग के रूप में। आज
पूरे प्रदेश में ड्राई रन कराया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाकर ये ड्राई रन का पूरी अपनी प्रक्रिया स्वयं देखी, प्रत्येक प्रक्रिया का अवलोकन किया और उन्होंने जानकारी ली कि ये वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से करी जाएगी ताकि उसमें कोई कमी ना छूटे। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि वैक्सीनेशन करने में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन होगा और जो क्रम भारत सरकार ने तय किया है, जिस क्रम में वैक्सीनेशन होगा, जिस क्रम में वैक्सीन लगेगी, उस क्रम को किसी भी हालत में किसी के भी दबाव में उसको बदला नहीं जाएगा। गोरखपुर के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में मंगलवार से स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू कर दिया है। लखनऊ में 12 जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया, जिनमें से राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में बने कोरोना वैक्सीन सेंटर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाकर ड्राई रन और वैक्सीन लगाने की तैयारियों का मुआयना किया। कोविड वैक्सीन के ड्राई रन के दूसरे चरण में आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और वहां पर जो ड्राई रन की पूरी तैयारियां हैं देखी। और अब आप देख सकते हैं कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो ड्राई रन का निरीक्षण करने के बाद राम मनोहर लोहिया संस्थान से वापस निकल रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद मुख्यमंत्री ने ड्राई रन को लेकर जो तैयारियाँ की गई थी, जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग कमरे बनाए गए थे, उनके बारे में जानकारी ली। प्रदेश भर में शुरू हुए वैक्सीनेशन के ड्राई रन से पहले सरकार ने सभी जिलों में वैक्सीन सेंटर पर तैयारी चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद वाराणसी में ड्राई रन के पहले दिन ही जिला स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की पोल खुल गई, जब महिला चिकित्सालय में एक कर्मचारी साइकिल पर कोरोना वैक्सीन लेकर पहुंच गया। हालांकि वाराणसी के अलावा प्रदेश के लगभग सभी जिलों में वैक्सीन के ड्राई रन के दौरान व्यवस्थाएं सही पाई गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आने वाले 10 दिनों में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में विधिवत कोरोना वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 10 दिन के बाद रोल आउट हो सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सरकार 10 दिनों के अंदर कोरोना वैक्सीन को रोल आउट करने की तैयारी में है, क्योंकि अब कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और अब 10 दिन के अंदर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। This is, as a district magistrate, I can then allocate कि मेरे जिले में इन स्थानों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई इन तारीखों को होगी। एक वैक्सीनेशन सेशन में 100 लोग आएंगे या 200 लोग आएंगे, एज द केस में भी। तो सेशन एलोकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी डिजिटली होगी। बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन हुआ ये भी डिजिटली कैप्चर किया जाएगा और उसको अगला डोज लेने के लिए कब आना है ये इन्फॉर्मेशन भी उसको डिजिटली दी जाएगी। बेनिफिशियरी को एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि धन्यवाद, आज आप यहाँ उपस्थित हुए और आपने फलाने वैक्सीनेटर से फलाने साइट पर पहला डोज वैक्सीनेशन का ले लिया। फिर उसमें प्रावधान है कि यूनिक हेल्थ आईडी भी जनरेट की जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोविड नियंत्रण के लिए देश भर के साथ साथ WHO से भी सराहना मिल चुकी है और अब एक बार फिर टाइम्स मैगजीन ने सीएम योगी के कोरोना नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की है। दरअसल टाइम्स मैगजीन में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के कामों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना की गई। दरअसल न्यूयॉर्क में आधिकारिक रूप से पब्लिश होने वाले मार्क बेनिऑफ की टाइम मैगजीन ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कोरोना के दौरान किए गए कार्यों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। माफियाओं और बाहुबलियों के साथ ही दूसरे अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्तनाबूद अभियान का सबसे ज्यादा असर संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज में आज एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और यहां माफिया और हिस्ट्री शीटर गणेश यादव के करोड़ों के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सरकारी बुलडोजरों के जरिए जमींदोज कर दिया गया। प्रयागराज वाराणसी नेशनल हाईवे पर स्थित इस 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की
अनुमानित कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। उधर हापुड़ से खबर आ रही है, जहां बच्ची से रेप के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें, पॉस्को एक्ट के तहत पाया गया दोषी और 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है कोर्ट ने। इस वक्त की बड़ी खबर, अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश का फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर हापुड़ से, जहां बच्ची से रेप के मामले में दोषी को 20 साल की सजा, पॉस्को एक्ट में पाया गया दोषी, 20 साल के सश्रम कारावास की सजा, अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश का फैसला। एक और बड़ी खबर लखनऊ से, अवैध हुक्का बार पर पुलिस की छापेमारी, इस वक्त की बड़ी खबर। कोको लाउंज बार पर प्रशासन का छापा, कोको लाउंज बार को सीज किया गया। अलीगंज थाना क्षेत्र के अलकापुरी तिराहे का मामला, इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार अवैध हुक्का बारों पर कार्रवाई जारी है। लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा। कोको लाउंज बार पर यह छापेमारी की गई और सीज कर दिया गया, सीज करने की कार्रवाई की गई। अलीगंज थाना क्षेत्र अलकापुरी तिराहे का यह मामला। और अगली खबर मथुरा से, यहां एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ गई, जब जिला अस्पताल से एक मरीज को लेने निकली एम्बुलेंस थोड़ी ही दूरी पर जाकर बंद पड़ गई, जिसके बाद अस्पताल कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने धक्का लगाकर एम्बुलेंस को वापस जिला अस्पताल परिसर में पहुंचाया। लेकिन जब एम्बुलेंस के ड्राइवर से गाड़ी खराब होने की वजह पूछी गई तो वो कैमरे से बचता नजर आया। वहीं मथुरा के एसएमओ से जब एम्बुलेंस खराब होने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस को दुरुस्त कराने के निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही सभी एम्बुलेंस को दुरुस्त करा दिया जाएगा। 102 एम्बुलेंस में कुछ समस्या आ गई थी तो उसको लेके वो जहाँ सर्विस सेंटर है वहाँ जा रहे थे। बाकी की 102, 108 और हमारे एएलएस सभी ठीक है। जहाँ जिनमें जो कमियाँ आ रही है उनको भी निर्देश दिया गया है कि उनकी पूरी तरह से दुरुस्त करा लिया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस जो है वो खराब हो गई और धक्का मारकर एम्बुलेंस को वापस जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ये कहना है सीएमओ का कि जल्द ही सभी एम्बुलेंस जो खराब हैं उनको दुरुस्त कराया जाएगा। तो साफ तौर पर एम्बुलेंस जो है इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती है और इस तरह से एम्बुलेंस का बिगड़ जाना मरीज के लिए भारी भी पड़ सकता है। और अब खबर इटावा से, जहां नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल थाना कोतवाली के मेवाती टोला क्षेत्र में एक बड़ा नाला बंद हो जाने से लगभग नाले के आसपास 40 घरों में गंदा पानी भर गया, जिससे शहर का मेवाती मोहल्ला जलमग्न होने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में काफी हंगामा भी किया, जिस पर प्रशासन ने 3 पंप और 4 जेसीबी मशीनों को नाले के पानी को निकालने के लिए लगाया। तो तस्वीरें देखिए, सर्दी का मौसम और ऊपर से पूरा इलाका जलमग्न हो गया, लोगों के घरों में पानी उतर गया और यह पानी गंदे नाले का था। वहीं हरदोई में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पूरा मामला मल्लावा कोतवाली इलाके का है। हालांकि मारपीट के बाद जब दोनों पक्ष अस्पताल मेडिकल कराने के लिए पहुंचे, वहां फिर से दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और अब मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अस्पताल में मेडिकल कराने पहुंचे दोनों पक्ष एक बार फिर से आमने सामने हो गए और जबरदस्त मारपीट हुई, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। चुनावी रंजिश को लेकर यह मारपीट हुई और अस्पताल में मेडिकल कराने पहुंचे दोनों पक्ष एक बार फिर से भिड़ गए। और अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां महिला समाख्या के कार्यक्रम के तहत कार्यरत कर्मियों ने हजरतगंज चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने समाख्या योजना को भंग कर दिया, जिससे 800 महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने नौकरी बहाल करने की मांग की है। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां सवेरा योजना के विज्ञापन में प्रकाशित तस्वीर देखकर युवक ने 1.5 साल पहले गुमशुदा हुई मां होने का दावा किया है। थाने पहुंचे युवक को पुलिस ने लौटा दिया। अब वो अपनी मां तक पहुंचने के लिए अफसरों के चक्कर काट रहा है।
मझोला थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी खुशहालपुर निवासी अगरबत्ती और धूप बेचने वाले बलराम सिंह का कहना है कि उनकी मां नवंबर 2019 में घर से लापता हो गई थी और 16 नवंबर 2019 को मझोला थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। वहीं फिरोजाबाद में एक युवक ने मां को मौत के घाट उतार दिया। मामला थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के गांव आहिलदापुर का है, जहां सुग्रीव नाम के युवक ने गांव में चोरी की, जिसके बाद उसकी मां ने उसे डांट लगाई और गुस्से में आकर उसने अपनी मां की हत्या कर दी। वहीं फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र में खेत में मवेशी भगाने को लेकर कहासुनी के बाद कुछ दबंगों ने फायरिंग कर दी, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर बागपत के खेखड़ा थाना क्षेत्र में नंगला बड़ी के गौशाला में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, जहां गौशाला में मौजूद 14 गोवंशों की दर्दनाक मौत हो गई और गौशाला में 15 गोवंश गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं गाजियाबाद पहुंची साध्वी प्राची ने मुरादनगर शमशान घाट हादसे पे पीड़ितों से मुलाकात की और उनको ढांढस बधाया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं बल्कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। भाजपा नेता ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की। और अब खबर बलिया से, जहां जिला जेल से कैदी फरार हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल हत्या, लूट और डकैती के मामले में कैदी बेचूराम जेल में बंद था और आज उसने बैरक के रोशनदान में लगे लोहे की ग्रिल काटकर फरार हो गया। कैदी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित कर दी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संकट के दौरान पुलिस विभाग में हुए तबादलों के क्रियान्वयन के आदेश को रद्द कर दिया। कोरोना काल में यूपी के कई जिलों में इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों, हेड कांस्टेबलों और कांस्टेबलों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले हुए थे, जिसके खिलाफ पुलिस कर्मियों ने अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर तबादले और कार्यमुक्त किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों को राहत देते हुए तबादले के आदेश को असंवैधानिक मानते हुए फिलहाल निरस्त कर दिया। इस बार गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में यूपी की झांकी में अयोध्या की विरासत को दिखाया जाएगा और यूपी की झांकी को अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर का नाम दिया जाएगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर सहित वहां की संस्कृति, परंपरा, कला और तमाम देशों में अयोध्या और प्रभु राम से संबंधों की झलक दिखाई जाएगी। झांकी में अयोध्या की देव दीपावली, रामलीला समेत अयोध्या की तमाम झलकियां देखने को मिलेंगी। कानपुर देहात के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और एसपी केशव चौधरी का एक रोचक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो कानपुर देहात जिलाधिकारी की आईडी से वायरल किया गया है और इसे बनाया जिलाधिकारी के अर्दली ने। यह वीडियो उस वक्त बनाया गया जब बकरियों का एक झुंड बीच सड़क जा रहा था, तभी अचानक दोनों अधिकारी सड़क पर उतरे और जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने चरवाहे से बकरे का नाम पूछा। इस पर जवाब मिला कि बकरे का नाम राजा है। इस पर जिलाधिकारी ने बकरे के छोटे सींग पकड़कर कहा कि तुम्हारा नाम राजा और मैं जिले का राजा। इसे सुनकर बकरा उग्र हो गया और जिलाधिकारी बचाव में भागते दिखे। भांगर गांव में जो सिकंदरा तहसील के अंतर्गत है, अब ब्याह में 5-6-7 को ब्याह चुकी हैं, बच्चे नहीं राजा है तो हम भी राजा भाई। राजा से लड़ता है और बैगन के है वैसी टेवड़ा बनो रहा। तो आप इनका दूध पीते हुए नहीं? एक बार फिर तस्वीरें देखिए किस तरह से बंद होता है डेंगू में। जनपद कानपुर देहात के बिलासपुर भांगर गांव में जो सिकंदरा तहसील के अंतर्गत है। और इसी के साथ खबरों के सफर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360 और अब खबरें देवभूमि उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इंदिरा हृदयेश ने कुछ दिन पहले बोला था कि भाजपा नेता उनके संपर्क में है। इस पर बोलते हुए बंशीधर भगत की जुबान फिसल गई। क्या कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं।
हमारी नेता प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में हैं। अरे बुढ़िया किससे क्यों संपर्क करेंगे? किससे संपर्क करेंगे? डूबते जहाज से संपर्क करेंगे। वहीं अब बंशीधर भगत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का तीखा हमला बोला है उन्होंने। इंदिरा हृदयेश ने इसे मातृशक्ति का अपमान बताया। पीएम मोदी को इसका नोटिस लेना चाहिए और बंशीधर भगत को मुझसे माफी मांगनी चाहिए, ये कहा इंदिरा हृदयेश ने। किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूरी पार्टी का प्रतीक होता है, प्रतिनिधित्व करता है, और प्रदेश का अध्यक्ष अगर इस तरह की भाषा बोले तो मैं मानती हूँ कि ये मातृशक्ति का भी अपमान है। और उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा पूरी भारतीय संस्कृत में लिया जाता है। तो भारतीय संस्कृत का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से अपमान किया है मातृशक्ति का, नारी शक्ति का, माँ के रूप में, बहन के रूप में, परिवार के रूप में, जिस भी रूप में जो उन्होंने अपमान किया है, हमारे देश की नारी, उत्तराखंड की नारी, पहाड़ की महिला इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और चलिए अब बात मौसम की। पूरे प्रदेश में मौसम की करवट से ठंड बढ़ गई है। 2 जनवरी से लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश। उत्तराखंड के मैदानी इलाके शीतलहर की चपेट में हैं, जिस वजह से मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने आज ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो 6 जनवरी को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 7 जनवरी से मौसम साफ होने की उम्मीद भी मौसम विभाग ने जताई है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद यहां पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। यहां बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। ये तस्वीरें भगवान बद्री विशाल के मंदिर परिसर की हैं, जहां आपको केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। नर नारायण पर्वत से लेकर नीलकंठ पर्वत तक बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। औली में भी बर्फबारी शुरू हो गई, जहां पर लगातार बर्फ गिरने की वजह से करीब 2 इंच तक मोटी बर्फ की परत बिछ गई है। औली की ऊंचाई वाली जगहों पर रुक रुक कर बर्फबारी के दौर शुरू हो चुका है। पिछले साल दिसंबर में हुई बर्फबारी के बाद इस साल की पहली बर्फबारी रही है। वहीं इस बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटक रोपवे से औली पहुंचना शुरू हो गए हैं। औली में 10 नंबर टावर के पास रुक रुक कर बर्फबारी हुई। उधर उत्तरकाशी जिले में मौसम ने बदली करवट और देर रात से रिमझिम बारिश के साथ ठंड अचानक बढ़ गई है। कल देर रात से मां गंगा के शीतकालीन प्रवास में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से पीने का पानी तक जम गया। उपला तकनौर के दर्जनों गांवों में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, लेकिन इस तरफ बर्फबारी हो रही है तो वहीं मवेशियों के लिए चारे का संकट भी खड़ा हो गया है। बर्फबारी की वजह से गांव के लोगों को राशन के साथ ही आवागमन में भी दिक्कतें आ रही हैं। जनवरी में 2 से 3 बार उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो चुकी है। इससे पर्यटन व्यवसाय के साथ साथ कृषि बागवानी से जुड़े लोगों को अच्छी आमदनी होने का आसार हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाल के दिनों में हुई बर्फबारी के चलते जिले में दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया था। तो दर्जनों गांव ने ओढ़ी बर्फ की चादर। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में सोमवार रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। धाम में अभी तक 3 फीट से अधिक तक बर्फबारी हो चुकी है। बाबा केदार की नगरी पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। केदारनाथ में सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। धाम के तापमान में काफी गिरावट आ चुकी है। वहीं केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे पुलिस के जवान दिसंबर के पहले सप्ताह में ही बर्फबारी के चलते नीचे लौट आए हैं। और बर्फबारी की शानदार तस्वीरों के साथ इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान। Thank you.
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।